चलिए देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन लग गए, सब लग गए पूरे 52। अच्छा चलो, अच्छा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वैसे तो ये जो हेड है ये बिजनेस हेड के बाद में आता है, यानी कि हमने जो सेक्शंस पढ़े थे उनमें 15 to 17 सैलरी हेड में आ जाता है, और उसके बाद में 18, 19, 20, 21 ये सब डिलीट हो गए थे, मैंने आपको बताया था। 22 to 27 ये हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़े। इसके बाद में 28 to 44D ये सारे सेक्शंस हैं पीजीबीपी के, जो हम अभी छोड़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद में 45 से 55A तक ये कैपिटल गेन के सेक्शन है, जो अब हम करेंगे। तो पहले हम 45 से 55A करेंगे, और इसको करने के बाद में फिर हम बिजनेस हेड को करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहले इस वजह से हम कैपिटल गेन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल गेन में कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? जो कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू इनकम नहीं है, कैपिटल इनकम है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की अगर हम बात करें, तो जैसे हर एक हेड का अपना चार्जिंग सेक्शन होता है, उसी तरीके से इसका भी अपना चार्जिंग सेक्शन है, और हर हेड का पहला सेक्शन उसका चार्जिंग सेक्शन है। तो चार्जिंग सेक्शन यहां पर कौन सा होगा? 45। हालांकि 45 के अंदर भी बहुत सारे सबसेक्शन हैं, तो हम 45(1) की बात कर रहे हैं। 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन, और यहां पर यह सेक्शन बताएगा कि कब कब इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कराने की क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो, इसमें कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कैपिटल असेट। लॉ कहता है अगर कोई कैपिटल असेट है और इस कैपिटल असेट का ट्रांसफर हो रहा है, और इस ट्रांसफर से कोई गेन अराइज हो रहा है, ये जो गेन है ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल कहां होगा? अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो जैसे आपने सैलरी में पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में कोई भी पेमेंट हो तो वो सैलरी बन जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, बिल्डिंग हो, ओनर हो, और उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पर क्या है? कैपिटल असेट हो, उसका ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर पे जो गेन अराइज हो, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर पे क्या लॉस भी अराइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट वो टैक्सेबल थोड़ा ना है। गेन टैक्सेबल है, और ये टैक्सेबल है अंडर द हेड कैपिटल गेन। अच्छा, ये जो टैक्सेबल है अंडर द हेड कैपिटल गेन, लेकिन किस साल में टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल है इन द ईयर। किस साल में? जिस साल में पैसा मिला या जिस साल में ट्रांसफर हुआ। इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो बताइए, इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, तो इसका मतलब पैसा रिसीव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो गया तो इतने मात्र से ही
कैपिटल गेन लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। हम समझेंगे कि कैपिटल एसेट क्या होती है। दूसरा, इस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। हम ये भी समझेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है। तो कैपिटल एसेट को समझने के लिए ये कैपिटल एसेट डिफाइन की गई है सेक्शन 214 में, जबकि ट्रांसफर डिफाइन किया गया है सेक्शन 247 में। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट डिफाइन की गई है और सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है। हम इनके अपने अलग अलग मीनिंग समझेंगे, तभी हमें कैपिटल गेन समझ में आएगा। और इसके बाद में इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। किस साल में? इन दैट ईयर, उस साल में जिसमें ट्रांसफर हुआ। ठीक है, आइए पहले पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन को। पेज नंबर 74 पे, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। एनी प्रॉफिट और गेन कहां से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इसमें दो चीजें हो गई, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। सो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ है इन द प्रीवियस ईयर, तो इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम। उस साल की इनकम मानी जाएगी इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस साल में ट्रांसफर हुआ, जिस साल में ट्रांसफर हुआ। इसके बाद में एक और लाइन दे रखी है कि प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54 बी, डी, ईसी, एफ, जी, जीए, जीबी। अभी हम इन सब की चर्चा नहीं कर रहे। ये जो आखिरी लाइन है अभी हम इसको छोड़ के चलते हैं, यानी कि अभी हम सिर्फ पहली लाइन का मतलब, पहली दो लाइनों का मतलब देखेंगे, आखिरी लाइन को इग्नोर करें, या आखिरी में समझ में आएगी। तो पहली दो लाइनों में जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, इस ट्रांसफर पे कुछ गेन अराइज होना चाहिए। जो भी गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। बताइए, अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट बेची, जैसे मैंने कैपिटल एसेट बेची लैंड, उस पे मैंने लैंड को उधार बेचा, तो मैंने ट्रांसफर किया 2014-15 में, बट मुझे पैसे मिले 2 साल बाद, तब भी ये टैक्स किस साल में लगेगा? 14-15 में या 2 साल बाद? 14-15 में। यानी कि गवर्नमेंट क्या मान के चल रही है? गवर्नमेंट मान के चल रही है अमाउंट रिसीव हो या रिसीवेबल रहे, टैक्स तो देना पड़ेगा। रिसीव्ड अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कैपिटल गेन में इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होती है, रिसीव्ड बेसिस पे नहीं होती? ठीक है, तो सेक्शन 214 अब हम आगे देखने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 214। यहां पर आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है। देखिए, कैपिटल एसेट क्या होती है, इसमें एक रीसेंट अमेंडमेंट भी आई है। कैपिटल एसेट, आइए चेक करते हैं क्या होती है। अगर हम इस डेफिनेशन को ना भी पढ़ें, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को ना भी पढ़ें, तो भी हम कैपिटल एसेट को आप क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट क्या होती होगी? कोई प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी अगर है तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी ए कैपिटल एसेट। जो मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है, क्या वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है? मोस्टली उनमें से कैपिटल एसेट है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सब कैपिटल एसेट है। बट स्टॉक, ये तो मेरी बिजनेस एसेट है। इसी तरीके से कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो बेकार की एसेट होती है, जैसे मिसलेनियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वो कोई एसेट थोड़ा ना है, वो तो लॉस होता है जिसको हम एक बार में ना क्लेम करके कई सालों तक उसको डेफर कर देते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता एसेट साइड में, बट रियली वो लॉस होता है जो एसेट साइड में बैलेंस शीट को मैच कराने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि बेसिकली कैपिटल एसेट होती क्या है।
कैपिटल एसेट क्या होती है, इस बात को सेक्शन 214 में डिफाइन किया गया कि कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, हर तरीके की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। यानी कि जो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है इवन वो भी कैपिटल एसेट है। क्या हम कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इवन डेप्रिशिएबल एसेट भी आपकी कैपिटल एसेट होगी? जब एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इवन वो एसेट मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है तो भी वो उसके ऊपर कैपिटल गेन अराइज हो सकता है, बिकॉज ये भी कैपिटल एसेट है। बट अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे जो बिजनेस में नहीं भी यूज हो रही, जैसे मान लीजिए मैंने एक जमीन ले रखी थी या मकान ले रखा था, उसको मैंने बिजनेस में नहीं यूज किया लेकिन अपने पर्सनल रेजिडेंस के पर्पज से यूज किया, तो क्या वो नॉन बिजनेस एसेट हो गई? वो भी मेरी एसेट है। इवन बिजनेस में ही कोई ऐसी एसेट है जो नॉन डेप्रिशिएबल है, जैसे लैंड है, यूज बिजनेस में हो रही है बट डेप्रिसिएशन फिर भी नहीं लग रहा। तो वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन लिखने से क्या हो गया, हर तरीके की एसेट कवर हो गई, चाहे वो बिजनेस यूज की हो चाहे वो पर्सनल यूज की हो। यहां तक क्लियर है? अब देखिए सेकेंड पॉइंट छोड़ दीजिए, सेकेंड पॉइंट छोड़ दीजिए। तो कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा क्या 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 शामिल नहीं होगा? 1, 2 और नेक्स्ट पेज पे दे रखा है 3। वो कहना चाह रहे हैं इसमें 3 चीजें शामिल नहीं होंगी, 1, 2 एंड 3। क्या क्या नहीं शामिल होगा? पहला, स्टॉक इन ट्रेड शामिल नहीं होगा, दूसरा पर्सनल इफेक्ट नहीं होगी, और तीसरा क्या था? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ये 3 चीजें मेरे कैपिटल एसेट नहीं हो सकती। बताइए अगर ये 3 चीजें कैपिटल एसेट नहीं हो सकती तो क्या इन 3 चीजों के ऊपर कैपिटल गेन लग पाएगा? इसका मतलब मेरा चार्जिंग सेक्शन ही नहीं पूरा हुआ। कैपिटल एसेट है ही नहीं तो चार्जिंग सेक्शन लग नहीं पाया, इसका मतलब 45 में कैपिटल गेन नहीं लग सकता। तो दैट इज सो सिंपल कि अगर कोई इनकम जो मेरी नॉन कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से आई है, कोई गेन नॉन कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से आया है, तो वो गेन जरूर है मेरे लिए लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक, और इसमें आपने देखा कौन कौन सी नॉन कैपिटल एसेट है? एक तो स्टॉक इन ट्रेड है, दूसरा पर्सनल इफेक्ट है, और तीसरा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो सेक्शन 214 में आपने पढ़ा कि कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड व्हिच इज हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक इन ट्रेड मेरी कैपिटल एसेट क्यों नहीं होती? स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट क्यों नहीं बनाते? कॉमन सेंस लगाइए। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप सेल ऑफ स्टॉक दिखाते हैं कि नहीं? सेल ऑफ स्टॉक एंड परचेज ऑफ स्टॉक। और बताओ जो आपने मटेरियल बेचा है और जो खरीदा है वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर हो गया, इसका मतलब ये तो आपकी बिजनेस इनकम है। स्टॉक मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा तो हुआ है लेकिन इसको बेच के तो मैं बिजनेस इनकम कमा रहा हूं, ना कि कैपिटल इनकम। और बिजनेस इनकम मेरी रेवेन्यू इनकम होती है, जिसको बेच बेच के हम कमा रहे हैं वो तो रेवेन्यू इनकम है, वो कोई कैपिटल इनकम थोड़ा ना है। तो देयरफॉर चूंकि ये रेवेन्यू और ये खर्चा कहां चला जाता है? बिजनेस हेड में। तो देयरफॉर दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये इनकम कहां चली जाती होगी? बिजनेस हेड में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एनी स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट्स भी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की ये जो एनी प्रॉपर्टी है उसमें नहीं आती। अगर पर्सनल इफेक्ट भी एनी प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है
तो इसका मतलब इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है पर्सनल इफेक्ट होते क्या है। पर्सनल इफेक्ट आपको दे रखे हैं, दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल एंड फर्नीचर but excluding the following item if these are held for use by the assessee or any member of family dependent on him। तो पहली बात तो उन्होंने क्या बता दी कि पर्सनल इफेक्ट कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि वीरिंग अपैरल। बेसिकली पर्सनल इफेक्ट को लॉ में डिफाइन नहीं किया गया कहीं कि पर्सनल इफेक्ट्स होते क्या है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप इंटीमेटली यूज कर रहे हो, और मूवेबल चीज है बट आप उसे इंटीमेटली यूज कर रहे हैं। जैसे कि पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या आ सकता है, आपकी कार आपका पर्सनल इफेक्ट है, मूवेबल भी है और आप उसे इंटीमेटली यूज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी रिस्ट वॉच जो आप यूज करते हैं ये मूवेबल भी है, आप इसे इंटीमेटली यूज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें क्या हो गई, पर्सनल इफेक्ट्स। वो छोटी छोटी चीजें जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं और उनको ज्यादातर अपने साथ में रखते हैं, ज्यादातर अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होती। तो पर्सनल इफेक्ट अगर ये नहीं होती तो फिर इससे क्या होगा, इनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब बताइए, गवर्नमेंट ने ऐसा करके हमें फायदा पहुंचाया या नुकसान? फायदा है। ऐसा देखने से लगता है कि ये फायदा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ढोल में पोल है। क्या सोचो, टैक्सेबल क्या होगा, गेन। अब सवाल उठता है कि क्या आपने अपना टीवी यूज करके बेचा, उसे गेन होगा? आपने फ्रिज यूज करके बेचा, क्या उससे गेन होगा? या फिर पर्सनल इफेक्ट की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब लॉस पे बिकती हैं, सब लॉस पे बिकती हैं। चाहे आपके हाथ की घड़ी हो, घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, ये सारी चीजें लॉस पे ही बिकती हैं। और बताइए, अगर इसके ऊपर टैक्स लग रहा होता तो मुझे लॉस भी मिलता, और ये लॉस मेरी इनकम को कम कर देता। हमको बेवकूफ बनाया गया है। लग ऐसे रहा है जैसे जाओ टैक्स नहीं लेंगे, छोड़ दिया तुम्हें। वो जानते हैं टैक्स तो कभी देगा ही नहीं आदमी। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ इससे लॉस कमा के अपनी बाकी इनकम को कम कर देगा, और वो करने नहीं दे रहे। देखा, तो जो चीज लग रही है वो है नहीं। अब ये पर्सनल इफेक्ट्स जो हैं इनको छोड़ दिया गया है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लेगा। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट को लगा कि यार कुछ पर्सनल इफेक्ट्स तो ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट होता है। जैसे कि बताइए, ऐसी मूवेबल असेट जिसको आप इंटीमेटली यूज करते हैं, जो हमेशा आपके साथ में रहती है, लेकिन फिर भी उसको बेचने पे प्रॉफिट होता है। ज्वेलरी है। ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जिसको अगर मैंने 20 साल पहले खरीदा था और 20 साल से हम उसे यूज करें और 20 साल बाद में बेचेंगे तो और महंगी वो बिकेगी। ये एक ऐसी एक्सेप्शनल चीज है जिसको बेचने पे प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट ने कहा ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, मतलब इसको पर्सनल इफेक्ट से ही बाहर कर दिया। इसका मतलब अब बताइए इसके ऊपर टैक्स लगने लगेगा। जहां गेन दिखा उसको उठा के पर्सनल इफेक्ट के बाहर कर दिया कि इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होती हैं? जैसे पुराने जमाने में लोग, पुराने जमाने की चीजें लोग जो है इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे आप कलेक्शंस ऐसे मान सकते हैं जैसे कि पुराने सिक्के कलेक्ट कर लिए, पिछले 15-20 साल के सारे सिक्के कलेक्ट कर लिए जितने भी गवर्नमेंट ने इशू किए थे। इसी तरीके से पुराने जमाने की पोस्ट ऑफिस की टिकट कलेक्ट कर ली, तो वो सब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन की कीमत अगर देखी जाए, अगर मैंने इससे फॉर एग्जांपल 500 सिक्के कलेक्ट किए 1-1 रुपए वाले, अगर उसकी कीमत देखी जाए तो 500 रुपए 1-1 रुपए वाले सिक्के ही तो हैं। आज की डेट में उन्हें मार्केट में चलाएंगे तो, लेकिन उन 500 सिक्कों का कलेक्शन ऐसा है, इसके लिए कोई भी लाखों रुपए देने के लिए तैयार है ना। तो है भले वो 500 रुपए उसकी कीमत, लेकिन लाखों रुपए उसके मिल जाएंगे मुझे मार्केट में, तो इसके ऊपर हमेशा प्रॉफिट ही होगा। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस की तरह स्कल्पचर्स होते हैं। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? पुराने जमाने की जो चीजें होती हैं, यूनिक एंटीक चीजें जो होती है, जैसे पुराने जमाने में कहीं खुदाई में अष्ट धातु की मूर्ति निकल आई,
अष्ट धातु की मूर्ति निकली तो पता चला कि वो अष्ट धातु की मूर्ति लाखों करोड़ों रुपए में बिक रही है। तो इसी तरीके से मेनली यहां पर कल्चर्स में कोई पुराने जमाने का कहीं कोई बर्तन निकल आया, कहीं कोई घड़ा निकल आया, तो वो सब चूंकि पुराने जमाने की हैं तो इस वजह से महंगी बिकती हैं। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई और एक घर का कुछ सामान निकल आया, उन्होंने कहा ये देखो ये उस टाइम पे यूज होता था 500 साल पहले या 1000 साल पहले, तो अब वो और महंगा बिकेगा। तो ऐसी कोई चीजें हैं, इन्हें स्कल्पचर्स बोला जाता है। ये भी मैं अपने घर में सीनरी, मैं अपने घर में लगाए हुए हूं, रखे हुए हूं और इसका मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसको बेचने पे हमेशा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही कुछ ड्राइंग्स और कुछ पेंटिंग्स होती हैं, जिन ड्राइंग्स और जिन पेंटिंग्स को भी बहुत महंगे पे बेचा जा सकता है। हालांकि वो ड्राइंग पेंटिंग मेरे घर की दीवार पे लगी हुई है, लेकिन ड्राइंग पेंटिंग जब हम बेचते हैं तो ये, और ऑक्शन में आपने देखा होगा इन लोगों की तो ऑक्शन होती है ड्राइंग पेंटिंग्स की, और नीलामी में बड़ी महंगी महंगी बिकती हैं। इसी तरीके से बाकी कोई दूसरी वर्क ऑफ आर्ट है। तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के 6 एक्सेप्शन क्रिएट कर दी पर्सनल इफेक्ट की। उन्होंने कहा अगर ये 6 चीजें हैं तो ये 6 चीजें असल में प्रॉफिट पे बिक रही होंगी, और ये प्रॉफिट पे जो बिक रही हैं इनको सबको पर्सनल इफेक्ट से बाहर करो और इनको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाल दो। यानी कि देखिए हुआ क्या, हम पढ़ रहे थे क्या, कैपिटल एसेट। हमने कैपिटल एसेट कि ये पढ़ रहे थे कि कैपिटल एसेट में क्या आता है, आपने पढ़ा सब कुछ आता है। जैसे ही सब कुछ आता है तो इसमें पर्सनल इफेक्ट भी आ गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं इसको बाहर करो। पर्सनल इफेक्ट पे एक्चुअली लॉस होता है, लेकिन फिर हमें पता चला 6 चीजें ऐसी होती हैं जिन पे होता है प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको पर्सनल इफेक्ट से बाहर करो। कैपिटल एसेट से पर्सनल इफेक्ट बाहर हुई और पर्सनल इफेक्ट से 6 केसेस बाहर हुए, तो जब ये बाहर हुए तो फिर से ये इसी में इंक्लूड हो गए। इसका मतलब ये 6 चीजें अभी भी कैपिटल एसेट हैं, इनको बेचने पे कैपिटल गेन फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कहता है पर्सनल इफेक्ट्स, ये कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल, जैसे कोई हमारी पहनने वगैरह की चीजें एंड फर्नीचर, हमारे घर का फर्नीचर, बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग इफ दीज आर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, चाहे असेसी खुद यूज करे या फिर उसका फैमिली मेंबर यूज करे। क्या 6 चीजें? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स इन एनी वर्क ऑफ आर्ट। 6 चीजें बताइए। लिखा हुआ है कि ये पर्सनल इफेक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इन 6 चीजों के ऊपर लगेगा। बताइए आपका घर, ये भी तो पर्सनल यूज की चीज है जिसको आप इंटीमेटली यूज करते हैं, तो क्या घर को बेचने के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा? हाउस प्रॉपर्टी में बेचने पे कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रांसफर पे गेन कमाया। बताइए घर भी पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा कि नहीं? ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इमूवेबल हो जाएगा वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी पर्सनल इफेक्ट नहीं हो सकती। तो जितनी भी पर्सनल इफेक्ट चीजें हैं वो सब मूवेबल ही होंगी। कार हो सकती है, कार हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपकी बाइक, स्कूटर, ये सारी चीजें पर्सनल इफेक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट में आपने पढ़ा, इसी चीज को आपको नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको एक पॉइंट जो भी नोटेड दे रखा है, उसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। लिखा है ज्वेलरी विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। हाँ, ज्वेलरी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल इफेक्ट दो इट इज मूवेबल and may be for personal use. Therefore, the jewelry shall be capital asset for capital gain purposes. तो any personal effects shall not be treated as capital asset. इसे तब हम capital asset नहीं मानेंगे if it is a movable asset, except the jewelry etc. And it is held for personal use by the assessee or any member of family dependent on him. ठीक है, और थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स
and bars used for puja of deities as a matter of pride or ornamentation and normally not intended for personal or household use are not the personal effect and are therefore treated as कैपिटल एसेट। ऐसा बहुत जनरल होता है। जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर हम कुछ और भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले मैं थर्ड पॉइंट आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। बताइए, ज्वेलरी की बात आ रही है कि ज्वेलरी क्या होता है, ठीक है। बताइए, घर में यूज होने वाले जो बर्तन हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूं सिल्वर यूटेंसिल्स की, क्या सिल्वर यूटेंसिल्स जो घर में चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, क्या ये पर्सनल इफेक्ट्स हैं? घर में इस्तेमाल होने वाले चांदी के बर्तन क्या पर्सनल इफेक्ट होते हैं? वो वीयरिंग अपैरल एक एग्जांपल लिखा हुआ है। क्यों? पर्सनल यूज की चीज, मूवेबल भी है, नॉर्मली नहीं यूज होते। अच्छा बताओ, यहां पर लिखा हुआ है कि वीयरिंग अपैरल, नॉर्मली गवर्नमेंट क्या मान के चलती है कि वीयरिंग अपैरल एक ऐसी चीज है या घर का फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सस्ते पे बिकेंगी या नुकसान पे बिकेंगी। बट मैं आपको इसकी एक एक्सेप्शन बताऊं। मान लो वीयरिंग अपैरल की बात करते हैं, हमारे पुराने कपड़े, हम लोगों के पुराने कपड़े अगर इनको भी बेचने जाएं, पहली बात तो बिकेंगे नहीं। अगर बिक भी गए तो शायद जो हमने 2000 रुपए की जीन्स खरीदी होगी वो शायद 20 रुपए की भी ना बिके या 40 रुपए की भी ना बिके। लेकिन सलमान खान ने एक टी शर्ट पहनी है और उसने टी शर्ट पहनने के बाद में वो अपनी टी शर्ट ऑक्शन पे लगा दी और वो लाखों रुपए में बिक रही है। बताइए, क्या वीयरिंग अपैरल पे भी प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हो गया, जबरदस्त प्रॉफिट। लेकिन दैट वाज ए एक्सेप्शनल केस। ऐसे सबकी शर्ट थोड़ा ना लाखों रुपए में बिकती है, हमारी शर्ट थोड़ा ना लाखों में बिकने जा रही है, कोई फ्री में ना ले। तो सलमान खान की शर्ट को लोग जो है लाखों रुपए में भी लेने को तैयार हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर सलमान खान ने 2000 रुपए की शर्ट खरीद के 2 लाख में बेची, उसको प्रॉफिट हुआ, उसके लिए क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? जब हमारे लिए हमारी शर्ट पर्सनल इफेक्ट है तो सलमान खान के लिए उसकी शर्ट पर्सनल इफेक्ट है, तो उसके लिए उसकी शर्ट भी तो कैपिटल एसेट नहीं है। और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, देखिए सलमान खान टैक्स से बच गया, लेकिन गवर्नमेंट हर आदमी को सलमान खान मान के थोड़ा ना जो है लॉ बनाती है। सलमान खान एक्सेप्शनल केस है। लॉ जब बनाया जाता है तो 100 लोगों को देख के बनाया गया। उन 100 में से एक केस, एक लाइन 99 लोगों के ऊपर अप्लाई हो रही है तो लॉ ठीक है। एक ना एक तो एक्सेप्शन हमेशा निकलेगी। एक एक्सेप्शनल आदमी को देख के अगर लॉ बनाया जाने लगा फिर तो 99 बच जाएंगे या 99 फंस जाएंगे। अगर सोचो पर्सनल इफेक्ट को हमने टैक्स लगा दिया होता तो सलमान खान जैसे बेकार के लोग बेवजह फंस रहे होते। ठीक है, एक आदमी को देख के लॉ नहीं बनाया जाता, लॉ इन जनरल बनाया जाता है। इन जनरल ऐसा नहीं होता कि पर्सनल इफेक्ट को बेचने पे प्रॉफिट हो, इन जनरल लॉस होता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बचाने के चक्कर में, अपनी जो है इनकम बचाने के चक्कर में उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक, फिर मैंने कहा कि इन जनरल में ही एक एक्सेप्शन है ज्वेलरी की। ज्वेलरी में इन जनरल प्रॉफिट ही होता है। तो फिर से अब गवर्नमेंट ने इसको इन जनरल ही एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि सबके केस में ही प्रॉफिट होता है। अब ये केस सलमान खान वाला नहीं है, ये तो प्रॉफिट सबको ही होना है। तो इन जनरल सबको प्रॉफिट हो रहा है। जब इन जनरल सबको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्शन में डाला। अब ज्वेलरी को जैसे एक्सेप्शन में डाला तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, ज्वेलरी है क्या आखिर? किसे बोलते हैं ज्वेलरी? क्या चांदी के बर्तन ज्वेलरी हो सकते हैं? चांदी के बर्तन, अच्छा आपको ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो आप ज्वेलरी किसे बोलेंगे? ज्वेलरी क्या होगा? कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ पहनने वाली चीजें ज्वेलरी होती होंगी, रिंग, ईयर रिंग्स या चेन, ये सारी चीजें, नेकलेस वगैरह। तो ये चीजें हम इन कॉमन सेंस मान के चलते हैं कि ये ज्वेलरी होती होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लॉ भी इसे ही ज्वेलरी मानता है? लॉ में ज्वेलरी की डेफिनेशन बड़ी वाइड है। आइए जरा ज्वेलरी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पेज नंबर 74 पे ही, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में।
इन जनरल आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दी गई है, पढ़िए। फॉर दिस पर्पज द ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल। यहीं पे रुकिए। ज्वेलरी क्या है? ऑर्नामेंट्स है। किसके बने हैं? मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल, कोई दूसरी कीमती मेटल, या इवन एलॉय मतलब मिक्सचर, सोने चांदी प्लेटिनम का कोई मिक्सचर भी अगर हो तो भी वो ज्वेलरी ही कहा जाएगा। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन, इसमें कोई हीरा मोती लगा हो या ना लगा हो। वेदर और नॉट वर्कड और स्यून इनटू एनी वीरिंग अपैरल, या फिर ये किसी वीरिंग अपैरल में लगा हो या ना लगा हो। बताइए, आपने शायद सुना हो या देखा हो, पुराने जमाने में आपके दादाजी या परदादाजी के टाइम पे सोना बड़ा सस्ता हुआ करता था, गोल्ड बड़ा सस्ता होता था। तो शायद आपने सुना होगा कि कहीं कहानियों में, किस्सों में, कि जो आपकी दादी या परदादी की शादी हुई थी उस टाइम पे जो लहंगे चला करते थे, उस लहंगों में सोने की कढ़ाई होती थी या चांदी की कढ़ाई होती थी। अब उस लहंगे में सोने की कढ़ाई है। क्वेश्चन यह है कि क्या वो लहंगा ज्वेलरी है? ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ऑर्नामेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये ऑर्नामेंट्स वेदर और नॉट वर्कड और स्यून इनटू एनी वीरिंग अपैरल, चाहे इनकी सिलाई हुई हो या ना हुई हो किसी वीरिंग अपैरल में। यानी कि अगर मैंने गोल्ड को कपड़े में सिल दिया तो वो कपड़ा भी ज्वेलरी बन गया, तो वो लहंगा ज्वेलरी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक तो ये बात, यानी कि ज्वेलरी की डेफिनेशन बड़ी वाइड है। कपड़े भी ज्वेलरी बन जाएंगे अगर इन कपड़ों में कोई प्रीसियस या सेमी प्रीसियस मेटल लगा हुआ है। सेकेंड पॉइंट कहता है ज्वेलरी इंक्लूड्स, सेकेंड पॉइंट, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन। क्या हीरा मोती भी ज्वेलरी होता है? हीरा मोती, पन्ना, नीलम और पता नहीं कौन कौन से महंगे महंगे स्टोन आते हैं, तो ये सब ज्वेलरी हैं। वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल, और वर्कड और स्यून इनटू एनी वीरिंग अपैरल। आपने शायद सुना होगा या देखा भी होगा कुछ सीरियल्स में, पुराने जमाने के जो फर्नीचर यूज होते थे, सिंहासन वगैरह, उनमें हीरे मोती लगे होते थे बड़े बड़े। इवन जो पुराने जमाने की कुछ महाराजाओं की तलवार वगैरह होती थी, लोहे की होती थी, लेकिन उसमें भी हीरे मोती लगे होते थे। इवन जो उनके कपड़े वगैरह होते थे उनमें भी यही सब होता था। तो वो फर्नीचर में मान लो कोई हीरा लगा हुआ है, हीरा अपने आप में तो ज्वेलरी है, लेकिन वो हीरा फर्नीचर में लगा हुआ है, सोफे में या उनके सिंहासन में लगा हुआ है, वो सिंहासन भी क्या बन गया? ज्वेलरी बन गई। इसी तरीके से उनकी खाने पीने के जो बर्तन है उनमें भी कुछ हीरा मोती लगा हुआ है इस तरीके का, तो वो भी क्या बन गया? ज्वेलरी बन गया। बात समझ में आई आपको? सब कुछ ज्वेलरी है। जहां जहां ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम पहुंचा, या जहां जहां ये प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन पहुंचा, वो सब कुछ ज्वेलरी बन गया। दूसरी बात ये, अब मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, क्या चांदी के बर्तन ज्वेलरी होते हैं? क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि यूटेंसिल्स भी ज्वेलरी होते हैं? सेकेंड पॉइंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर और यूटेंसिल, उसमें ये नहीं लिखा कि यूटेंसिल खुद ज्वेलरी होते हैं, उसमें ये लिखा है यूटेंसिल बर्तन में अगर हीरे मोती लगा दिए जाए तो वो ज्वेलरी हो जाएगा। यानी कि ये बात साफ साफ कहीं नहीं लिखी कि यूटेंसिल खुद ज्वेलरी होते हैं, लेकिन मना भी नहीं किया कि यूटेंसिल ज्वेलरी नहीं होते। ज्वेलरी की डेफिनेशन पहली लाइन में देखिए कैसी है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ज्वेलरी इंक्लूड्स लिखा हुआ है,
और मैंने आपको बताया था जब जब डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है तो उसमें सारी चीजें लिखी नहीं होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं लिखी होती लेकिन फिर भी हम उसका मीनिंग निकालते हैं क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इसमें और चीजें भी आ सकती हैं। तो अब सवाल उठा, क्या चांदी के बर्तन भी ज्वेलरी होते हैं? किसी के घर में पुराने जमाने के 10 किलो चांदी के बर्तन निकला है, उसमें चांदी की ग्लास है, तस्तरी है, ये सारी चीजें हैं, इसने बेचा, इसे 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ। और क्वेश्चन अराइज हुआ, ये कहता है कि ये चांदी के बर्तन तो मेरी पर्सनल इफेक्ट है, मैं सुबह शाम इसी में खाना खाता था, इसी में पानी पीता था, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है, मैं कैपिटल गेन नहीं दूंगा। ऑफिसर कहता है कैपिटल गेन कैसे नहीं दोगे, ये तो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये ज्वेलरी है। इशू कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया चांदी के बर्तन भी कैपिटल असेट नहीं होते, ये पर्सनल इफेक्ट होते हैं। चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं कहे जा सकते। क्यों? द रीजन इज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चांदी के बर्तन क्या होते हैं, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो बहुत यूजुअली इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज भी, आजकल भी चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं कुछ स्पेशल ओकेजन पे, जैसे शादियों वगैरह में आपने देखा होगा चांदी के ग्लास दिए जाते हैं या चांदी की प्लेट दी जाती है। हालांकि हमेशा नहीं होता, बच्चा घर में पैदा होता है तो उससे चांदी के चम्मच से पहली बार खाना खिलाया जाता है। ये ट्रेडिशन है, ये सब हमारा ट्रेडिशन है। तो हम ट्रेडिशन पे कैसे पहुंच गए? हम तो लॉ ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे लॉ किताबों में लिखा हुआ है, ये बात हम ट्रेडिशन पे कैसे पहुंच गए? देखिए, लॉ जब लिखा जाता है तो उस तरीके की सिचुएशन को मानते हुए लिखा जाता है। जैसे अभी आपने इनकम टैक्स में सैलरी वाला जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने देखा 50,000 की एक जगह लिमिट थी जो आपको लग रहा था बिल्कुल बेकार है, 2 लाख की लिमिट थी जो आपको लग रहा था बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो कब लिखी गई थी? 1961 में। उस टाइम पे वो रेलेवेंट थी कि नहीं? रेलेवेंट थी। उसी टाइम पे जब ज्वेलरी की डेफिनेशन बनाई गई उस टाइम पे चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, आज भी होते हैं, कम हो गए बस, होते आज भी हैं। और रही बात ये कि हम लॉ को ट्रेडिशन से इंटरप्रेट करें या ना करें, ट्रेडिशन से इंटरप्रेट करें ना करें, इसका मैं बहुत छोटा सा दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। चूंकि आप सीए बन रहे हैं इसलिए, या सीएस बन रहे हैं या सीएमए बन रहे हैं इसलिए, आपको बात की गहराई तक जाके समझना है कि ऐसा क्यों है। बाकी मोटी मोटी सी बात मैं सीधे से एक लाइन में ये समझा सकता हूं कि चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं होते, पर्सनल इफेक्ट होते हैं, काम खत्म। लेकिन उसका कारण समझे, ऐसा क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया तो क्यों दिया, समझिए जरा। जैसे एज पर हिंदू लॉ, अगर एक लड़का और एक लड़की आग के 7 फेरे ले लेते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, ये हिंदू लॉ में लिखा है। आग के 7 फेरे ले लेते हैं। सवाल उठता है, आग क्या होती है? किस आग के 7 फेरे? अब एक आदमी ने क्या किया, बीच में मोमबत्ती जला के रख दी और उसने आग के 7 फेरे ले लिए, क्या शादी हो गई उसकी? दूसरे ने क्या किया, उसने सिगरेट जला के बीच में रख दी और उसने सिगरेट के चारों तरफ 7 फेरे ले लिए, क्या उसकी शादी हो गई? तीसरे ने क्या किया, बीच में पेड़ जला दिया पूरा, उसने कहा अब हम 7 फेरे लेंगे। तो सवाल यह है कि भैया आग क्या होती है? आग क्या होती है, इस बात का मीनिंग कहीं नहीं लिखा, लॉ में लिखा ही नहीं। आग का क्या मतलब होता है, फायर क्या होती है? मैंने डिक्शनरी देखी, मुझे डिक्शनरी में भी फायर का मतलब क्या है नहीं पता चला। फायर क्या होती है वो तो जब छुओ तब पता चलता है फायर क्या होती है, नहीं तो फायर थोड़ा ना पता चलती है, देख के या पढ़ के फायर थोड़ा ना पता चलती है। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि फायर क्या होती है। अब समस्या ये आई कि भैया फायर क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट, एक आदमी ने जिसने सिगरेट के चारों तरफ शादी करी या जिसने मोमबत्ती के चारों तरफ शादी करी, उसकी शादी वैलिड थी कि नहीं एज पर हिंदू लॉ, ये बात डिसाइड होने के लिए जब कोर्ट के पास में जाएगी तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? जो जज भी बैठा होगा वो भी सबसे पहले क्या सोचेगा? जैसे ही आग की बात आती है उसके दिमाग में वही पिक्चर वाला सीन कि बीच में हवन कुंड जल रहा है, उसमें आग, उसमें 4 से लकड़ियां पड़ी हुई हैं, पंडित बैठ के मंत्र मार रहा है और शादी हो रही है। असल में वो आग बिना सोचे समझे हमारे दिमाग में वही हवन कुंड वाली आग आती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही आज तक यही है, ये ट्रेडिशन है हमारा। लॉ में कहीं लिखा नहीं आग वही आग होती है, लेकिन हम अपने कस्टम से, अपनी प्रथाओं से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी परंपराओं से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं।
समझे? आग क्या होती, मीनिंग वही लिया जाएगा जो मीनिंग हवन कुंड वाला है। इन दोनों की शादी इनवैलिड कर दी जाएगी जो मोमबत्ती और सिगरेट की तरफ चारों तरफ हुई। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है, हमारी रीति रिवाजों से हो रही है, हमारी परंपराओं से हो रही है, प्रथाओं से हो रही है। बिल्कुल सेम सिचुएशन चांदी के बर्तन में भी है। चांदी की यूटेंसिल्स क्या हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं ये हैं कि नहीं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे चांदी के चम्मच से पानी पिलाओ या खाना खिलाओ? है। शादी में चांदी के बर्तन गिफ्ट दो? है। ये सारे रीति रिवाज आज भी फॉलो होते हैं। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से चांदी के बर्तन हमारी पर्सनल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाय लॉजिक एंड तक प्रूव कर रहा हूं कि ऐसा सही है। तो क्यों है? एक दूसरे केस में क्या हुआ, एक आदमी के घर में 1 किलो सोने के बर्तन निकले, उसने सोने के बर्तन बेचे, फिर से कैपिटल गेन हुआ। ये कहता है कि अब मैं सोने के बर्तन के ऊपर कैपिटल गेन नहीं दूंगा, और इशू फिर से कोर्ट गया कि क्या सोने के बर्तन ज्वेलरी होते हैं या पर्सनल इफेक्ट? बताइए क्या डिसाइड हुआ होगा? ज्वेलरी होते हैं क्योंकि प्रथा के साथ सोने के। एग्जैक्टली, सोने के बर्तन किसी प्रथा में यूज नहीं होते, चांदी के बर्तन चलते हैं हम लोगों के यहाँ, सोने के बर्तन तो नहीं चलते। और अकॉर्डिंगली दूसरे केस में जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोने के बर्तन ज्वेलरी है, अब आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एक केस में यही हुआ था। एक कोई राजा साहब थे, राजा साहब ने क्या किया, राजा साहब ने जो है जैसे पुराने जमाने की बड़ी सारी ज्वेलरी उनके पास में बची रखी हुई थी, तो राजा साहब क्या करते थे कि जब जब दिवाली होती थी तो दिवाली पे वो पूरा जो उनके पास में क्विंटल्स ऑफ जो गोल्ड था, कई कई क्विंटल गोल्ड था उनके पास में रखा हुआ, प्रजाधन उसको बोलते हैं, तो प्रजाधन निकालते थे, उसकी सफाई करवाते थे और दिखावे के लिए जो है पूरे गांव को बुला के उस पूरे सोने की पूजा करते थे, लक्ष्मी, महालक्ष्मी पूजा होती थी। तो इशू कोर्ट में गया कि ये जो जितना भी गोल्ड था राजा साहब ने बेचा। जब राजा साहब ने बेचा तो इशू अराइज हुआ कि कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं। राजा साहब ने कहा ये मेरी पर्सनल इफेक्ट है। कोर्ट ने कहा कैसे पर्सनल इफेक्ट है? इसने कहा मैं पूजा करता हूं इसकी हर दिवाली पे। तो इशू कोर्ट के सामने अराइज हुआ कि गोल्ड की पूजा कर लेने से क्या वो पर्सनल इफेक्ट बन जाता है या फिर ज्वेलरी ज्वेलरी रहेगी? पर्सनल इफेक्ट कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि भाई पर्सनल इफेक्ट का मतलब अगेन या तो प्रथाओं से समझें या फिर अपने करंट यूसेज से समझें कि इन जनरल गोल्ड को पूजा कर लेने से कोई गोल्ड आपका पर्सनल यूज का नहीं हो जाता। नहीं तो फिर तो आदमी क्या करेगा, घर में जितनी ज्वेलरी होगी निकाल के एक जगह रख के पूजा, हम अगरबत्ती जलाएगा और कहेगा लो भाई हो गया कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने बुला के कहा बैठो तुम भी पूजा में बैठो, पूजा करते हैं इस गोल्ड की और हो गया कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। मजा आ गया फिर तो पूजा कर लेने से चीजें कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं हो जाता, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं बन जाएगा। तो अब आप थर्ड पॉइंट पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था। पेज नंबर 75 पे जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड बार यूज्ड फॉर पूजा ऑफ डेटीज, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एज अ मैटर ऑफ प्राइड और ऑर्नामेंटेशन एंड नॉर्मली नॉट इंटेंडेड फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज, आर नॉट पर्सनल इफेक्ट एंड आर देयरफॉर ट्रीटेड एज कैपिटल असेट। ठीक है, लेकिन एज हैज बीन जुडिशियली हेल्ड, कार, स्कूटर, फर्नीचर एटसेट्रा आर पर्सनल इफेक्ट्स। इसी के नीचे और आप लिख लीजिए एक नोट डाल के कि सिल्वर utensils are to be treated as personal effect. ठीक है, चांदी के बर्तन तो पर्सनल इफेक्ट होते हैं बट सोने के बर्तन नहीं होते। चलिए फिर से पेज नंबर 74 पे आ जाइए। हम पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, हम इसकी कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। देखिए कैपिटल असेट में आपने अभी क्या पढ़ा कि कैपिटल असेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए इस लाइन का फिर से जरा हम मतलब समझें। बताइए मेरी
बिजनेस की एसेट वो भी कैपिटल एसेट है, मेरी बिजनेस नहीं पर्सनल एसेट है वो भी मेरी कैपिटल एसेट है। ठीक है, बताइए मैंने अपने खरीदने बेचने के लिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने जैसे आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, क्या शेयर्स मेरी कैपिटल एसेट है? मेरी पर्सनल एसेट है। क्या शेयर मेरी कैपिटल एसेट है कि नहीं है? मेरी बिजनेस एसेट नहीं है वो, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखी है कि नहीं है? बिल्कुल, बिजनेस में यूज है कि नहीं, इससे लेना देना नहीं। अब हम इसमें पर्सनल इफेक्ट थोड़ा ना ले आएंगे बीच में। पर्सनल इफेक्ट क्या होती है? हमारी पर्सनल यूज की चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट कोई पर्सनल थोड़ा ना सुबह शाम खाते पीते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ सेपरेट इशू। पर्सनल यूज की चीजें, पर्सनल एसेट होना बात अलग है, पर्सनल यूज की एसेट होना बात अलग है। मैं पर्सनल यूज की एसेट थोड़ा नहीं है मेरे, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मेरी पर्सनल एसेट्स क्या होती हैं? कैपिटल एसेट होती हैं, क्योंकि वो मेरे पर्सनल यूज की नहीं है। ठीक है, इंटीमेट यूज होना चाहिए, एक क्लोज कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द असेसी एंड द असेट, सिर्फ वही पर्सनल इफेक्ट होती हैं। अच्छा, मैं पहली लाइन में जब पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए मुझे बताइए, एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से सोच के बताइएगा, एक एसएससी है, इसने एक बस खरीदी, ठीक है, और बस को इसने किराए पे चलाना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस शुरू किया, बस से कमाई होने लगी। ये बस दो भाई मिलकर चला रहे थे, दो ब्रदर थे, वो दोनों ब्रदर्स ने मिलकर बस खरीदी थी। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने 6 महीने तक बिजनेस चलाया। उसके बाद में इन्हें लगा कि अब इन्हें, अभी तक ये पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, अब इन्हें लगा कि इन्हें कंपनी बना के काम करना चाहिए, और इन्होंने मान लीजिए साल के बीचों बीच 1/10/14 को कंपनी बना ली। ठीक, अब कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक, अब बताइए कंपनी अलग हो गई और कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो अलग हो गए। अब ये जो दो भाई हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। ठीक, मान लीजिए यही दो मालिक कंपनी में डायरेक्टर भी बन गए। होता है, कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक, तो कंपनी के शेयर होल्डर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं। अब ये दोनों लोग मिलकर कंपनी चलाने लगे, लेकिन बस जो बस थी ये वही है, लेकिन बस कायदे से क्या होना चाहिए था, ध्यान से समझिएगा, जो बस थी अभी तक किसके नाम पे खरीदी गई थी? दोनों भाइयों के नाम पे। लेकिन जब बस कंपनी चला रही है तो उसकी इनकम किसे आएगी? कंपनी को आएगी। ये तो नहीं कह सकते ना भाई चला रहा है, कंपनी चला रही है, कंपनी के पास में इनकम आ रही है। क्वेश्चन ये है कि कंपनी अगर बस चला रही है तो इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी तो कंपनी के नाम पे होना चाहिए। आपने अपनी गाड़ी खरीदी होगी तो आपकी आरसी एक होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आरसी आपके नाम पे होती है। पहले आरसी इन दोनों भाइयों के नाम पे होगी, अब आरसी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी जब कंपनी इसको यूज कर रही थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा घर की कंपनी है और घर की जो है मेरी बस है, तो कौन पूछने जा रहा है, कौन क्वेश्चन करेगा कि बस कंपनी की है? भाई पहले भी हम ही चला रहे थे, हम भी अभी हम ही चला रहे हैं, बस नाम बदल गया, अब नाम में बीच प्राइवेट लिमिटेड आ गया बस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंपनी है इसने बस को यूज किया, इससे इनकम कमाई और आखिरी में कंपनी ने बस बेच दी, कंपनी ने बस बेच दी। क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी कहती है कि मैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि
आई एम नॉट द ओनर ऑफ बस, बिकॉज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो दोनों भाइयों के नाम पे है, जाओ कैपिटल गेन टैक्स दोनों भाइयों से ले लो। कंपनी कहती मैं टैक्स नहीं दूंगी। बताइए क्या कैपिटल गेन टैक्स लेने के लिए असेसी से उस असेट का ओनर होना भी जरूरी है? आपने हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल कराने के लिए उस हाउस का ओनर होना जरूरी है। हम ओनर में सब जान लेते थे, ओनर के अंदर डीम्ड ओनर भी आता है, लेकिन ओनर बना देते थे उसको, तभी उससे टैक्स लेते थे। क्या यहां पर भी कैपिटल गेन टैक्स लेने के लिए उसका ओनर होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप पहली लाइन फिर से ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? कैपिटल एसेट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, या लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय एसएससी? Just held. If I am holding that property, I am not owning that property, still I am liable to tax. Tax तो अब भी देना पड़ेगा because you are holding that property. Although you are not owning that property, टैक्स तब भी लग जाएगा। तो हेल्ड होने में और ओन होने में अंतर है। बताइए टैक्स किसे देना पड़ेगा, भाइयों को या कंपनी को? कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए मुझे बताइए, मैंने क्या किया, मेरे खेत पड़े हुए हैं खाली, मैंने अपने खेतों में शीशम के और सागौन के कुछ पेड़ पौधे लगवा दिए। शीशम और सागौन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, और मैंने क्या किया, उस शीशम सागौन के पेड़ छोटे छोटे लगवा दिए। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद में ये पेड़ जब बड़े हुए तो मैंने इन पेड़ों को कटवा के बेचा, और मुझे इससे गेन हुआ 1 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन ये है कि शीशम सागौन के पेड़ कटवा के बेचने से क्या कैपिटल गेन हो सकता है? कब बेचा मतलब ट्रांसफर तो किया, अब मुद्दा कहां रह गया? क्या पेड़ कैपिटल एसेट होते हैं? सर हो सकते हैं कि फ्लैट से जुड़े हुए पेड़ क्या कैपिटल एसेट हो सकते हैं? क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी हो, बस जो एक्सेप्शन में आ रही है वो ना हो। तो बताइए इवन ये पेड़ पौधे वगैरह भी आ जाएंगे? डेफिनेटली ये भी आ जाएंगे। बताइए, मैं जैसे आपने इसी गली में देखा होगा, अभी मैं आगे एग्जांपल लूंगा, वाजपेयी कचौड़ी इसी गली में है आगे, वाजपेयी कचौड़ी वाला। वाजपेयी कचौड़ी, ये गली नवल किशोर रोड के नाम से कम फेमस है, वाजपेयी कचौड़ी के नाम से ज्यादा फेमस है। किसी को नवल किशोर रोड बताओ तो नहीं जानता है, वाजपेयी कचौड़ी वाली गली वो सब जानते हैं। वाजपेयी कचौड़ी वाला रास्ता है, और वाजपेयी कचौड़ी इज फेमस इन द हजरतगंज एज वेल एज इन द लखनऊ, कि वाजपेयी कचौड़ी गजब की कचौड़ी बनाता है। अब वाजपेयी कचौड़ी वाला जब से वो 20-25 साल से या 30-40 साल से वो जो है कचौड़ी बना बना के बेच रहा है, और लाइन लगा के बिकती है उसकी। अब उसकी दुकान बड़ी फेमस हो गई। अब इसने अपनी गुडविल जो इसकी 40 साल में क्रिएट हुई, इसने अपनी गुडविल बेची, और गुडविल बेच के इसने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। गुडविल बेची तो गुडविल का ट्रांसफर हुआ। क्वेश्चन ये है कि क्या गुडविल कैपिटल एसेट है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, whether tangible or intangible, whether business or personal, whether depreciable or non depreciable, any kind, इसमें हर तरीके की प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड गुडविल एटसेट्रा। इसी में एक चीज और समझना है आपको। बताइए, मेरे पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं।
आज 10 साल के बाद में इस बिल्डिंग को मैंने नहीं बेचा, लेकिन ये बिल्डिंग मेरी है, इसका मतलब इस बिल्डिंग के सारे राइट्स मेरे हैं। बिल्डिंग मेरी है, इसका मतलब इसके सारे राइट्स मेरे हैं। इस बिल्डिंग को मैं किराए पे दे सकता हूं, इस बिल्डिंग को मैं बेच सकता हूं, इस बिल्डिंग को मैं तोड़वा सकता हूं, इस बिल्डिंग को मैं बनवा सकता हूं, इस बिल्डिंग को मैं रिपेयर करवा सकता हूं, मेंटेनेंस करवा सकता हूं, सब कुछ करवा सकता हूं। इसके सारे हक मेरे पास में। आई एम हैविंग ऑल द राइट्स ऑफ दिस बिल्डिंग। मैंने क्या किया? मैंने बिल्डिंग नहीं बेची, मैंने अपने बिल्डिंग के अंदर के जितने अधिकार थे उन्हें बेच दिया। मैंने कहा मैं एक आदमी को अपने राइट टू सेल देता हूं, राइट टू रिपेयर देता हूं, राइट टू मेंटेनेंस देता हूं, राइट टू कंस्ट्रक्शन देता हूं, राइट टू डीकंस्ट्रक्शन देता हूं, राइट टू डिस्ट्रक्शन देता हूं। सारे राइट दे दिए, बिल्डिंग नहीं दी। एक्चुअली कहने का मतलब यह, मैंने बिल्डिंग ही दी है, लेकिन ऑन पेपर क्या दिख रहा है? मैंने सिर्फ राइट दिए। तो क्वेश्चन यह है कि जब मैंने बिल्डिंग नहीं दी, बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब डाउट इस बात के ऊपर है, मैंने जो दिया वो बिल्डिंग था ही नहीं, मैंने जो दिया वो तो राइट है। क्वेश्चन ये अराइज हुआ, क्या राइट इन द बिल्डिंग देना, क्या राइट भी कैपिटल एसेट होती है? अधिकार भी क्या कैपिटल एसेट होते हैं? डेफिनेटली यस। कई बार कोर्ट से डिसीजन दिया गया है, इवन ये अधिकार भी कैपिटल एसेट होते हैं। राइट कैपिटल एसेट इज, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तो एसेट है, इवन द राइट इन दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी, क्योंकि बीच बीच में आएगी, जगह जगह बीच बीच में आएगी। राइट इन द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। इसको भी नोट में डाल के वहीं पे लिख लीजिए, राइट इन द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। देखिए, ट्रांजैक्शन घुमाने का एक तरीका होता है, इसी को इनकम टैक्स में आपको समझना है। नॉर्मली एक बात को जिस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने बिल्डिंग बेची, लेकिन नहीं, मैंने बिल्डिंग नहीं बेची, मैंने बिल्डिंग के राइट बेचे, लेकिन बिग बिल्डिंग ही गई। ऑन पेपर क्या हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन ये दिख रहा है कि सिर्फ राइट जा रहे हैं, बिल्डिंग नहीं जा रही है। जैसे मैंने अपने किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि ठीक है, 5 साल के लिए मैं लखनऊ के बाहर जा रहा हूं और तुम इस प्रॉपर्टी की सारी देखभाल तुम करो। तो मैंने उसे राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी नहीं दिया, मैंने उसे यह अधिकार नहीं दिया कि तुम इसे बेच दो। मैंने उसे क्या अधिकार दिया कि तुम इसको जो है यूज कर लो, रेंट पे दे दो, मेंटेनेंस कर लो, इसमें रेनोवेशन कर लो, लेकिन राइट टू ट्रांसफर नहीं दिया। राइट टू ट्रांसफर नहीं दिया तो क्या मतलब मैंने ये है कि बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी ना। जब ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू द बिल्डिंग ट्रांसफर होते हैं, तब माना जाता है कि एक्चुअली बिल्डिंग ही ट्रांसफर हो गई। ठीक है, जब सारे अधिकार बिक जाएं, सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाएं, तो अगर मैंने सिर्फ राइट टू यूज दिया है तो ये कोई बिल्डिंग ट्रांसफर थोड़ा ना हुई है। लेकिन हां, ये बात तय है कि राइट भी कैपिटल एसेट होती है, लेकिन राइट कौन से? कंप्लीट राइट, सारे राइट कैपिटल एसेट होते हैं। ठीक है, मैं और ज्यादा इस मुद्दे के ऊपर अब डिटेल में, मेरे ख्याल से कैपिटल एसेट के ऊपर सिर्फ क्या क्या होती है, इसी के ऊपर जो हम आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं। कैपिटल एसेट को अब आइए हम जरा सम अप करते हैं। अभी हालांकि डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, अभी तक जो हमने पढ़ा पहले हम उसको सम अप करते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहली बात, हर तरीके की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, एवरी काइंड। इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप जरूरी नहीं है, इट मस्ट बी हेल्ड बाय एसएससी। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, किसी भी तरीके की, इवन पर्सनल और बिजनेस, कोई भी हो सकती है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए बस। ठीक, लेकिन इस प्रॉपर्टी में जब मैंने कहा सब तरीके की प्रॉपर्टी शामिल है, तो इसमें इवन बिजनेस का स्टॉक भी आ गया, इसमें पर्सनल एसेट भी आ गई। तब मैंने कहा कि अभी तो इसमें बिजनेस का स्टॉक भी आ गया और सारी चीजें आ गई। तब हमने इसमें एक्सेप्शन डालनी शुरू करी।
एक्सेप्शन में आपने पहली एक्सेप्शन पढ़ी कि जो असेट बिजनेस की इनकम में चली जाती है वो स्टॉक है, तो उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी तो पहले से पीजीबीपी हेड में हो गई, तो आपको दोबारा से कैपिटल गेन में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिर आपने पढ़ा कि जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो पर्सनल यूज की एसेट हैं, पर्सनल एसेट्स तो एसेट होती हैं, लेकिन जो पर्सनल यूज की चीजें होती हैं जिनको असेसी इंटीमेटली यूज करता है और ये मूवेबल चीजें होती हैं, ये सारी जो उसकी पर्सनल यूज की चीजें वो टैक्सेबल नहीं होंगी, वो कैपिटल एसेट नहीं होती। लेकिन इनमें भी 6 एक्सेप्शन जहां पर गवर्नमेंट को पता था कि प्रॉफिट होता है, उनको सबको उठा के कैपिटल एसेट में डाल दिया, पर्सनल इफेक्ट से हटा के। कौन कौन सी? ज्वेलरी और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, कल्चर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, ये 6 चीजें। अभी तक यहां तक क्लियर हो गया? इतना हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके बाद में आप समझिएगा एक इंपॉर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बताइए एक बिजनेसमैन है, या रादर एक ऐसे समझिए आप एक जनरल पर्सन का एग्जांपल ले लीजिए। जहां पर एक व्यक्ति शेयर्स में खरीद फरोख्त करता है। शेयर्स कैपिटल एसेट होते हैं? होते हैं। चलिए देखिएगा, मैं आपको एक समस्या दिखाता हूं, इस समस्या को समझने की कोशिश करिए। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। ये मिस्टर बी की बैलेंस शीट है और ये ए की बैलेंस शीट है। ए की बैलेंस शीट में भी शेयर्स लिखे हुए हैं 10 लाख, बी की बैलेंस शीट में भी शेयर्स लिखे हुए हैं 10 लाख। ठीक है, हमने ये पढ़ा है स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन जो मेरी नॉन स्टॉक चीजें जिनमें हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, जो मेरा बिजनेस नहीं है, वो चीजें मेरी कैपिटल एसेट होती हैं। अब बताइए आप में से, जैसे हम यहां पर बात करें, मिस्टर ए जो है ये शेयर्स को कभी कभी खरीदता है, कभी कभी खरीदता है, साल में 1 बार 2 बार इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर उसको छोड़ देता है 2 साल 3 साल के लिए। फिर जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो इनको बेच देता है। तो ये शेयर्स में ट्रेडिंग करता है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग इन शेयर्स करता है ये ऑकेजनल है, ऑकेजनली। ठीक है, एक दूसरा मिस्टर बी है, ये क्या करता है? ये भी ट्रेडिंग इन द शेयर कर रहा है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग करता है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली करता है। ये क्या करता है? रोज शेयर खरीदता है, रोज बेचता है, रोज खरीदता है, रोज बेचता है। दोनों ट्रेड कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये शेयर्स में ट्रेडिंग करता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल। इसका पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट का है। ये कहता है पैसे लगा दो और पैसे लगा के छोड़ दो, पैसे बढ़ने दो, जब बढ़ जाएंगे तब बेचेंगे। जैसे एफडी में होता है, आप एक बार पैसे लगा के भूल जाते हैं 8 साल के लिए, 8 साल में दूना होता है तब पैसा निकालते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है? रोज सुबह खरीदता है, शाम को बेचता है, सुबह खरीदता है, शाम को बेचता है, बल्कि एक दिन में फिर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है। इसका काम ही कुछ और नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, यही करता रहता है। मुझे यह पता करना है शेयर वही है। एक आदमी कहता है कि यह शेयर मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी कैपिटल एसेट है। दूसरा आदमी कहता है यही शेयर मेरी स्टॉक है, क्योंकि मेरा बिजनेस यही है। क्या यह पॉसिबल है या नहीं है? शेयर वही है। तो यह बात कैसे तय हो कि वही शेयर किसके लिए बिजनेस का स्टॉक है और किसी के लिए वो इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल एसेट? ये बात कैसे तय हो कि किसका इन्वेस्टमेंट और किसका स्टॉक है? हम बात कैसे चेक करते हैं? हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग कितनी ज्यादा है। अगर ओकेजनल ट्रेडिंग है, कभी कभी है, तो हम मान लेते हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें लगता है तो बिजनेस है। और कुछ और चीजें भी पता की जा सकती हैं, जैसे कि सोचिए आपको आज की डेट में एफडी लेना है, ठीक है। एफडी में पैसा लगाना, आप एफडी में पैसा कब लगाओगे? जब आपकी सेविंग होंगी, है ना। जब पैसे बचाओगे तभी तो एफडी में लगाओगे। लेकिन बिजनेस करने के लिए आदमी अपने सेविंग से तो करता ही करता है, लेकिन लोन भी ले लेता है अगर उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या कभी आपने ऐसा किसी को देखा है कि एक तरफ किसी ने लोन लिया और दूसरी तरफ एफडी में लगा दिया? लोन लिया क्यों? साहब एफडी करवानी है। ऐसे थोड़ा ना होता है। लोन लेता आदमी बिजनेस के लिए है, ना कि एफडी करवाने के लिए। एफडी एक्चुअली सेविंग से होती है। क्या हम एक छोटा सा पॉइंट ये भी समझ सकते हैं इन दोनों में कि अगर एक आदमी लोन लेके ट्रेडिंग कर रहा है तो जरूर ये पक्का बिजनेसमैन होगा, और वही दूसरा आदमी जो सेविंग से अगर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये पक्का इन्वेस्टर है, ये ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है। कुछ और तरीके भी हैं। जो बिजनेसमैन होता है ये नॉर्मली कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड भी होता है एज अ बिजनेसमैन। रजिस्टर्ड होता है कैसे बिजनेसमैन? जैसे कि इसने कहीं पर किसी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की मेंबरशिप ले रखी होगी। ब्रोकर होते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं ब्रोकर हूं या फिर मैं ट्रेडर हूं, जबकि ये कहता है मैं इन्वेस्टर हूं। दोनों के अलग अलग बात करने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बात समझते रहिएगा। अगर ये कहता है मैं इन्वेस्टर हूं तो इसकी शेयर क्या बन जाएंगे? कैपिटल एसेट। और ये कहता है अगर मैं ट्रेडर हूं तो इसके शेयर क्या बन जाएंगे? स्टॉक। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको यहां पर बैठे बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं कब ये शेयर है कब ये स्टॉक है। अब एओ जो इनकम टैक्स में बैठा हुआ है, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो अपने फायदे की बात सोचता है। और बताइए, अभी मैंने वैसे आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना बाकी है, अभी तो पहली ही क्लास है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट कम होता है, बिजनेस पे ज्यादा होता है। तो हर व्यक्ति असेसी क्या चाहता होगा? ये बताना कि ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है। और इनकम टैक्स ऑफिसर क्या सोचता होगा? ये तो तुम्हारा स्टॉक है, ठीक है। जब मैंने शेयर रिलायंस के लेट्स सपोज 100 शेयर खरीदे, उसमें कहीं लिखा थोड़ा ना है कि मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे तो ये स्टॉक है, या फिर मैंने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है। वो तो मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बात कोई खरीदार या बेचने वाला नहीं बता सकता। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होने लगती है। अब ये कंफ्यूजन जो होती है, इससे प्रॉब्लम देखिए कहां पर अराइज होती है। जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उसके ऊपर गवर्नमेंट वैसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती, हालांकि ये प्रॉब्लम असेसिंग ऑफिसर क्रिएट करता है। जब मैंने फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करी तो असेसिंग ऑफिसर बोल देगा कि तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम्हें हम कम रेट वाली इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम्हें हम ज्यादा रेट वाला इनकम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बिजनेस इनकम है। फिर मेरा उसके ऊपर झगड़ा चलता रहता है। फिर हम कोर्ट के पास में जाते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड कर देता है। हालांकि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अभी कि कैसे पता करें कि कौन सा व्यक्ति बिजनेसमैन है और कौन सा व्यक्ति इन्वेस्टर है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे लोन वगैरह लेके काम कर रहा है, या कोई सेविंग से काम कर रहा है, कोई कम तेजी से काम कर रहा है, कोई धीमे काम कर रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बात आई, गवर्नमेंट तब इंटरेस्टेड होती है जब गवर्नमेंट को कोई बड़ा मेजर इशू दिखाई देता है। ये जो प्रॉब्लम, ये डेली रूटीन प्रॉब्लम है, और ये कल भी चलती रहती थी, आज भी चलती रहती है, ये खत्म नहीं हुई है। ये हमेशा एओ और एसएससी के बीच में झगड़ा बना रहता है। एसएससी कहता मैं तो इन्वेस्टर हूं, एओ कहता तुम तो ट्रेडर हो, ये झगड़ा बना रहता है। लेकिन उन लोगों के बारे में बात करें जो लोग इंडियन इकोनॉमी पे एक मेजर इंपैक्ट रखते हैं, जैसे कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका नाम आपने सुना होगा पहले भी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये फॉरेनर होते हैं और ये इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ रुपए लगा के रखते हैं, हजारों करोड़ रुपए। और इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो फ्रीक्वेंट होती है, ये फिर आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। हालांकि
कभी फ्रिक्वेंट होती है और कभी जो है ओकेजनल होती है, कभी कभी होती है। लेकिन एफआईआई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ रुपए लगा के रखते हैं। जिस दिन ये बेच के निकलते हैं ना, आपने देखा होगा मार्केट 300 पॉइंट टूटा, 500 पॉइंट टूटा सेंसेक्स। वो कैसे टूटता है? जिस दिन बिकवाली बहुत ज्यादा होती है। अगर इंडिया से 10-20 बड़े एफआईआई निकल जाए ना, स्टॉक मार्केट जो है वैसे ही 22,000 28,000 पे अगर चल रही हो तो वैसे ही 24,000 पे पहुंच जाएगी और तेजी से मार्केट टूटने लगेगी। क्योंकि लगता है, लोगों को यह लगता है कि अरे अब तो सब बिका जा रहा है, लग रहा कुछ रह नहीं गया, सब बर्बाद हुआ जा रहा है, बेचो बेचो बेचो। जब एक कुछ बड़ा लॉट आता है सेल करने के लिए तो हर आदमी बेचना शुरू कर देता है। ऐसा स्टॉक मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है। तो एफआईआई स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करके रखता है बहुत काफी हद तक, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है स्टॉक मार्केट में। अब इसके साथ में भी यही दिक्कत आती होगी, क्योंकि हमारा इंडियन है, जब हमें परेशान कर सकता है तो एफआईआई को क्यों नहीं करेगा? तो एफआईआई को क्या बोलता होगा कि तुम्हारी तो बिजनेस इनकम है, और एफआईआई भी क्या बोलता होगा, मेरी तो इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो अब ये एफआईआई का झगड़ा, जैसे मेरा छोटा झगड़ा था, हम 2 लाख 4 लाख के लिए झगड़ा करते थे, एफआईआई हजारों करोड़ के लिए झगड़ा करता है। तो अब मुद्दा वही है, लेकिन गवर्नमेंट तुरंत एफआईआई की बात सुनती है, क्योंकि वो जानती है कि फॉरेनर है, इंडिया में डॉलर लेके आ रहा है, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो डॉलर लेके चला जाएगा। तो डॉलर लेके आया, इसकी बात तो समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एफआईआई के साथ में जो एओ का ये झगड़ा चल रहा है, इसको परमानेंटली सॉल्व कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा एफआईआई जो भी पैसा इंडियन मार्केट में लाएगा, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में लगाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा, वो सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। वो चाहे जितनी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कर ले, ये सारा पैसा उसका क्या मान लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल एसेट, ना कि स्टॉक इन ट्रेड। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2014 से एक अमेंडमेंट की गई, और ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पढ़िए, पहली लाइन में फिर से पढ़िए। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी whether or not connected with business or profession। फिर ये नई चीज ऐड हो रही है, और any securities held by foreign institutional investor। जो FII foreign institutional investor security hold कर रहा है, which has invested in such securities in accordance with the regulations made by Securities and Exchange Board of India Act 1992। आपको पता है आपके देश में सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये सेबी पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। तो एफआईआई भी सेबी के कंट्रोल में काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सेबी की रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए अगर एफआईआई ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, तो जो भी स्टॉक मार्केट में एफआईआई सिक्योरिटीज हेल्ड कर रहा है, वो सब कुछ क्या मान ली जाएंगी? इन्वेस्टमेंट मान ली जाएंगी। ये स्टॉक हो ही नहीं सकती, ये स्टॉक नहीं होगी। इससे बताइए एफआईआई को रिलीफ मिल गई, चूंकि ये इसकी इन्वेस्टमेंट अभी हमेशा कम रेट वाला टैक्स देगा। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने डॉलर को मंगाने के लिए और एफआईआई को रिलीफ देने के लिए ये काम किया। लेकिन साथ ही साथ में फिर हमने पढ़ा कि बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अब कॉमन सेंस से बताओ, इस स्टॉक इन ट्रेड में मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूं कि एफआईआई का सिक्योरिटीज कभी नहीं आ सकती। इस स्टॉक इन ट्रेड में एफआईआई की सिक्योरिटी कभी नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बना दी गई। ठीक है, फिर आपने पर्सनल इफेक्ट पढ़ ही लिया। पर्सनल इफेक्ट के साथ साथ में आपने ज्वेलरी का मतलब पढ़ ही लिया। यहां तक क्लियर है? एफआईआई कौन होता है, ये बात एक्सप्लेनेशन 2 में बताई गई है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बाद में 2 पढ़िए। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 AD। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 AD आपके सिलेबस में नहीं है। 115 AD जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तब आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं छोटी सी चीज बता देता हूं, एफआईआई वो लोग होते हैं, उन्हें एफआईआई बोला जाता है जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। नॉर्मली फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे फॉरेन के बैंक हो गए,
फॉरेन के बैंक जैसे ABN AMRO, सिटी बैंक, अमेरिका की बैंक है ये सब। तो ये जो फॉरेन के बैंक होते हैं ये सब FII होते हैं। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर जिनके पास में लाखों मिलियन डॉलर का पैसा होता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर FII होते हैं। तो 115 AD आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये समझे कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर फॉरेनर जो हैं वो सब FII होते हैं। और दूसरा, ऊपर क्या लिखा हुआ था दूसरी लाइन में जहां पर अमेंडमेंट हुई कि एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, इसका मतलब FII जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड कर रहा है सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से वो सब कोई इन्वेस्टमेंट है। तो बताइए FII कौन सी सिक्योरिटीज हेल्ड कर सकता है? FII इक्विटी शेयर हेल्ड कर रहा है अगर तो क्या हम इसे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देंगे? चलिए मान लिया दे दिए। अब कल को FII ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, क्या उसके ऊपर भी बेनिफिट मिलेगा? नर्सों उसने डिवेंचर खरीदे, क्या उसके ऊपर भी बेनिफिट मिलेगा? तो बेसिकली मतलब क्या है, कौन से वाले इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? गवर्नमेंट ने कहा कि हम बताते हैं सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि एक्सप्रेशन सिक्योरिटीज शैल हैव द मीनिंग that is assigned to it in clause number H of section 2 of Securities Contract Regulation Act 1956। ये फिर से आपको नहीं देखना है। फाइनल में जब आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन 2H, वहां पर आपको मिल जाएगा सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। मैं आपको बता देता हूं इसमें हर तरीके की सिक्योरिटी आती है। इसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड सब आते हैं, इसमें सारी सिक्योरिटीज इसमें आ जाती हैं। तो आप इन नटशेल याद रख सकते हैं सिक्योरिटी का मतलब ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है। जो कुछ भी आपके सामने आए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इट। ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आपने पहली एक्सेप्शन पढ़ी स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं होता। दूसरी एक्सेप्शन पढ़ी आपने कि पर्सनल इफेक्ट नहीं होता। हालांकि स्टॉक की आपने एक एक्सेप्शन पढ़ ली कि FII का जो स्टॉक है वो स्टॉक नहीं होता। इवन FII का स्टॉक भी क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक की एक्सेप्शन पढ़ ली। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन 6 एक्सेप्शन केसेस में पर्सनल इफेक्ट भी असेट बन जाएगा। क्या क्या? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसकी एक तीसरी एक्सेप्शन भी है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। इंडिया में जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगी ये भी कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी। ये भी कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी। तो बताइए, अगर मैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को इंडिया में बेचता हूं तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। ये भी बड़ी मजेदार डेफिनेशन है। ये पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर ही मजेदार है। आप जब तक एक कैपिटल गेन का चैप्टर खत्म होगा तब तक इतनी ज्यादा खुरापात सीख जाएंगे करना कि ऐसे वैसे, ऐसे करो वैसे करो। ये चैप्टर ही पूरा खुरापाती है। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, और ये चैप्टर इस वजह से खुरापाती ज्यादा है क्योंकि लोगों का दिमाग इसमें बहुत ज्यादा लगता है। होता क्या है, जब भी प्रॉपर्टी बिकती है तो लाखों करोड़ों में प्रॉपर्टी बिकती है और उनका लाखों में टैक्स आता है। अब लाखों करोड़ों का टैक्स की जब वहां पे बात आती है, हर आदमी का दिमाग चलने लगता है, चाहे वो सीए हो नॉन सीए हो, उसे ये लगता है पैसा बचे किसी तरीके से। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स बनता है, सबसे ज्यादा, और इसी वजह से इसमें चोरी भी सबसे ज्यादा होती है। और चोरी जितनी ज्यादा होती है, अमेंडमेंट उतनी ही ज्यादा आती है। हर बार कोई नई चोरी निकली फिर उस अमेंडमेंट को रोको, फिर नई चोरी निकली फिर अमेंडमेंट करके उसको रोको। तो इसमें खुरापात बहुत ज्यादा है। आप जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आप बहुत ज्यादा खुरापात जान जाएंगे कैसे कैसे काम होता है। अच्छा, तो मैंने कहा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती। इसका मतलब इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अब सवाल उठता है, ये रूरल भी होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझना है किस लैंड को आखिर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। क्या मेरी गांव में खेती की अगर जमीन है, मैंने उसे बेचा, तो इसका मतलब उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है, गांव क्या, किसे गांव कहते हैं? ये डेफिनेशन पहले जो थी बड़ी कंफ्यूजिंग थी, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। ये डेफिनेशन पिछले साल से बदल गई और बड़ी आसान हो गई।
पहले डेफिनेशन इतनी खतरनाक हुआ करती थी, इसमें बड़े बड़े लोग झूल जाते थे, बड़े बड़े लोग कहानी पता नहीं कहां कहां कहानी घुमाया करते थे। मैं आपको बताता हूं पहले इस डेफिनेशन के पीछे का लॉजिक। मैं डेफिनेशन अभी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक, ये कोई एक गांव है, गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है ना, तो देखिए होता क्या है, ये गांव है, गांव के बाहर का मैक्सिमम 8 किलोमीटर का एरिया, ये सब ऐसा एरिया होता है जो उस गांव से जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ इसे समझें, अभी मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूं, मैं पीछे के लॉजिक की चर्चा कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है, गांव की जमीन और शहर की जमीन में क्या फर्क है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर मैं लखनऊ की बात करूं, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए लखनऊ है, अगर ये लखनऊ है तो इसकी लखनऊ की लोकल टेरिटरी होगी कहीं, लोकल टेरिटरी मतलब कहीं से लखनऊ शुरू होता होगा। वो अगर आप फैजाबाद रोड की बात करेंगे तो मोहनलालगंज इज द एरिया जहां से लखनऊ शुरू होता है। इधर बात करेंगे हरदोई रोड की तरफ तो दुबग्गा की तरफ जाके खत्म हो जाता है। तो लखनऊ के एक लोकल टेरिटरी है, लखनऊ के पास में लखनऊ की जो लोकल टेरिटरी है उसके अंदर जहां कहीं पर भी आप मकान खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे वो महंगी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा घना एरिया होता है जमीनों की अवेलेबिलिटी उतनी कम हो जाती है और उतनी ही ज्यादा जमीनें महंगी होती चली जाती हैं। और जहां ज्यादा जमीनें महंगी होंगी वहां पर कैपिटल गेन टैक्स भी जबरदस्त आता होगा। गवर्नमेंट इसको कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट जानती यहां आदमी मोटी मुर्गी रह रही है, जिसकी जमीन शहर के बीचों बीच में वो मोटी मुर्गी है और वो लाखों करोड़ों का कैपिटल गेन, छोटी सी जगह भी बेच देगा, लाखों करोड़ों का कैपिटल गेन कमाएगा, इसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने सोचा और कौन आदमी है जो करोड़पति है, जो मोटी मुर्गी है, जो खूब कमा रहा है। एक तो जिसकी शहर के अंदर की जमीन है वो तो है ही है, प्लस अब हमने देखा कि जैसे बाहर के लोग भी, भाई शहर में जब फैसिलिटीज बढ़ती हैं तो बाहर के गांव के लोग भी शहर में इमिग्रेट होने लगते हैं, आने लगते हैं, और जो शहर की टेरिटरी होती है उस टेरिटरी के बाहर भी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जैसे लखनऊ के बाहर भी हो रही है, बहुत सारी जगह आपने देखा कि अपार्टमेंट बने जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता लखनऊ कब खत्म हुआ और कब बाराबंकी शुरू हो गया, जबकि 25 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब एक शहर खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस 25 किलोमीटर तक है। और हम तो ये सोच रहे थे कि लखनऊ के अंदर ही सिर्फ जो है महंगी है। अब होता क्या है, जब बाहर के लोग आने लगते हैं तो जमीनों की डिमांड, भाई जमीन तो उतनी है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जमीनें महंगी होने लगी, क्योंकि डिमांड जैसे बढ़ी तो सप्लाई तो उतनी है, तो रेट बढ़ने लगते हैं और प्रॉपर्टी के दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगते हैं। अब उससे सिर्फ लखनऊ के अंदर की जमीन ही महंगी नहीं होती, उसके बाहर की जमीनें भी महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट जानती करोड़पति यहां नहीं, यहां भी बैठा है, क्योंकि जो बाहर की जमीन बेच रहा है इवन अब वो भी करोड़पति। लेकिन बाहर का मतलब ये थोड़ा ना लखनऊ के बाहर, कितना बाहर भाई, कहीं ना कहीं तो जाके लोग लिमिट लगाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट मान ली 8 किलोमीटर। किसी भी शहर के उसकी लोकल टेरिटरी से 8 किलोमीटर का एरिया भी शहर ही होता है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट बड़ी तेजी से चल रही होती है और जमीनें वहां पे बहुत महंगी होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट से अगर हम कहें कि लखनऊ शहर जैसे हजरतगंज इसका सेंटर है, सेंटर से लोकल टेरिटरी वो खुद ही मोहनलालगंज एकदम किनारे पहुंच गया, और वहां से भी 8 किलोमीटर और आगे, इसके आगे गवर्नमेंट मान के चलती शहर डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। और प्रैक्टिकली होता भी लगभग यही है, लगभग यही होता है कि अभी इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं ग्रो हुई है कि शहर के कोने पे आ जाओ और कोने से भी 8 किलोमीटर आगे चले जाओ तो वहां पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती, फिर वहां से बस जंगल शुरू हो जाते हैं, सड़क शुरू हो जाती है, गांव शुरू, मतलब रूरल एरिया शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट मान के क्या चल रही, ये एरिया वो 8 किलोमीटर का एरिया है, चारों तरफ का, अंदर तो महंगा है ही है और ये चारों तरफ का एरिया महंगा है, यहां आदमी करोड़पति बैठा है, ये ज्यादा कमा रहा है, इससे टैक्स जरूर लेना है। और गवर्नमेंट ने कहा क्या है, जो इस एरिया के बाहर का एरिया हो वो सब रूरल एरिया है, यहां जमीनें बड़ी सस्ती मिल जाएंगी, यहां के लोग ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, इस वजह से इनका टैक्स छोड़ दो। लेकिन कंडीशन वहां पर भी क्या है कि इनका टैक्स भी तब छोड़ेंगे जब गांव की हो और गांव की जमीन पे भी खेती कर रहे हो।
अगर गांव की जमीन पे भी खेती नहीं कर रहे तो टैक्स वहां पर भी देना पड़ जाएगा। तो अब समझें जरा इस बात को। ये जो टेरिटरी है, पहले जो पुरानी डेफिनेशन होती थी, इस पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से होता ये था कि ये पूरा एरिया शहर होता था और इसके बाहर का एरिया ये रूरल हो जाता था। लेकिन सिर्फ रूरल होने से एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है, रूरल के साथ में अगर खेती भी होती थी तो ये कैपिटल एसेट से बाहर हो जाती थी। ठीक, लेकिन इसमें एक समस्या थी। समस्या क्या थी? असल में 8 किलोमीटर फिक्स नहीं था, ये 8 किलोमीटर मैक्सिमम हुआ करता था। भाई सोचो, लखनऊ के 8 किलोमीटर तो बात समझ में आती है। अब मैं बाराबंकी के भी 8 किलोमीटर थोड़ा ना देखूंगा, वो छोटा एरिया है, वो कम डेवलप हुआ होगा, वहां मैं 4 किलोमीटर देखूंगा, वहां 5 देखूंगा। अब 8 के अंदर कितना देखना है, ये बात गवर्नमेंट को हर शहर के लिए बतानी पड़ती थी। और सोचिए, पूरे इंडिया में लाखों गांव और शहर है, किसके लिए कितने कितने किलोमीटर हैं, ये बात तो बार बार उन्हें बतानी पड़ती होगी। और भी एक सबसे बड़ी समस्या, आज डेवलपमेंट 4 किलोमीटर तक है, 6 साल बाद डेवलपमेंट पहुंच गई 8 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये किलोमीटर भी बदलते रहते होंगे कि नहीं? पहले आज 4 किलोमीटर बताया, 2 साल बाद नहीं 5 किलोमीटर तक देखेंगे, फिर उसके बाद में 1 साल बाद नहीं 6 किलोमीटर तक देखेंगे। ऐसे करते करते गवर्नमेंट पागल हो गई और उन्हें समझ ही में नहीं आता था कहां रूरल है और कहां अर्बन है। गवर्नमेंट ने कहा कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा इसका। अब इसके लिए उन्होंने एक अमेंडेड डेफिनेशन बनाई और अब मैं आपसे डेफिनेशन की चर्चा कर रहा हूं। अब आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आएगी। डेफिनेशन का जो पार्ट है उसमें मैंने ये पूरा एरिया हटा दिया। मैंने कहा अभी रुको, इससे अभी कोई लेना देना नहीं। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट सेज कि जो गांव है, ठीक है, अगर इस गांव की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो हमारे लिए शहर है, हमारे लिए शहर है। तो अंदर का पूरा गांव शहर बन जाएगा 10,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन पे, और पूरी जमीन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगने लगेगा। लेकिन कब तक? अंदर का तो है, लेकिन बाहर का भी तो डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन बाहर का कितने किलोमीटर तक? गवर्नमेंट ने कहा रुको, अब मैक्सिमम 8 वाट कुछ नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा अगर देखो 10,000 से ज्यादा है लेकिन अप टू 1 लाख है, इसका मतलब शहर ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके 2 किलोमीटर तक का एरिया शहर है, इसके बाद में गांव शुरू होगा। ठीक, अगर पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख तक तो यहां आ गई, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो इन्होंने कहा शहर बढ़ गया। अंदर तो अभी भी पूरा शहर है, लेकिन बाहर 6 किलोमीटर तक शहर है। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है तो इन्होंने कहा शहर बहुत बड़ा है, तो इसके 8 किलोमीटर का एरिया शहर है। ये खुद भी शहर है, इसके 8 किलोमीटर का चारों तरफ का एरिया शहर है। हम क्या पढ़ रहे थे? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और हम डेफिनेशन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की पढ़ रहे थे, और इतने टाइम हम पढ़ क्या रहे हैं? अर्बन। हम उल्टा पढ़ रहे हैं असल में, क्योंकि लॉ में डेफिनेशन ही उल्टी दे रखी है। उन्होंने ये कहीं नहीं बताया रूरल क्या होता है, उन्होंने ये बताया है अर्बन क्या होता है। जो अर्बन नहीं है वो रूरल है। तो आपको ये बात समझ में आई कि अर्बन क्या है? ये अर्बन है और 2 अर्बन है। फिर अर्बन क्या है? ये अर्बन है और 6 अर्बन है। फिर क्या है? ये अर्बन है और 8 अर्बन है, अलग अलग एरिया के लिए। तो इसके बाद का असल में जो एरिया है ये रूरल है। अगर अब इस रूरल जगह पे खेती भी मिली तो कैपिटल एसेट से बाहर कर देंगे, नहीं मिली तो रूरल है फिर भी टैक्स लग जाएगा। ठीक, अब देखिए कंफ्यूजन ये आती है
कि अगर मैं सिटी ए में बैठा हूं तो सिटी ए की पॉपुलेशन मान लो 20 लाख है, तो मुझे पता चल गया सिटी ए पूरा शहर है, इसके 8 किलोमीटर का एरिया भी शहर है। मैंने कहा ठीक, ये सब शहर हो गया चारों तरफ। फिर मेरा गांव निकला यहां 10 किलोमीटर पे। मैंने कहा मजा आ गया, ये तो 8 के बाहर है, कैपिटल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और मैंने इसके ऊपर खेती करनी शुरू कर दी। बेचने से पहले खेती करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चरल है, लो भाई। लेकिन तब तक मुझे पता चला कि इधर एक सिटी भी है, और ये सिटी बी की पॉपुलेशन है 8 लाख, ठीक, और ये इसके 6 किलोमीटर तक का पूरा शहर है, और ये इसके 5 किलोमीटर में ही आ जाता है, ठीक। तो आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी कि सरकार कितनी चालाक है। 1 के 8 के बाहर नहीं जाना है, अपने आसपास के जितने भी हैं उनके सबके 2, 6, 8 के बाहर होना चाहिए। अगर आसपास में 2 वाला है तो उसके 2 से बाहर आ जाओ, अगर आसपास में 6 वाला है तो उसके 6 से बाहर आ जाओ, अगर आसपास में 8 वाला है तो उसके 8 से बाहर आ जाओ। मतलब आपकी जो टेरिटरी है वो किसी के भी 2, 6, 8 में नहीं आनी चाहिए, ठीक। और मेरी खुद की पॉपुलेशन, इस गांव की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 9,999 या उससे कम, क्योंकि अगर मेरी खुद की ही 10,000 हो गई फिर तो हम तो खुद ही शहर बन गए। तो मेरी खुद की पॉपुलेशन 9,999 या उससे कम होनी चाहिए, 10,000 से कम होनी चाहिए, ठीक। और मैं किसी के भी 2, 6 और 8 में नहीं आना चाहिए। सोचो ऐसी कोई जगह मिलती होगी क्या? बहुत मुश्किल है, जंगल होते हैं ऐसे जंगल ही होते हैं। तो जंगल, रेगिस्तान ऐसी जगह होती हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसी डेफिनेशन बनाई हुई जहां पे टैक्स प्लानिंग ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये डेफिनेशन कितनी खतरनाक है, और ये डेफिनेशन समझने के लिए उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी, और अपनी प्रैक्टिकल यूसेज के लिए भी। एक बात जरा और समझें, जब मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन अगर मेरी 1 लाख है या 10 लाख है, ये कौन सी पॉपुलेशन देखनी है मुझे? आज की पॉपुलेशन। कैसे पता चलेगा आज लखनऊ की पॉपुलेशन कितनी है? क्योंकि आज मैं सेल करने जा रहा हूं सेंसस, और सेंसस तो 10-10 साल पे ही होता है। तो अगेन ये पॉपुलेशन कौन सी होगी? लास्ट सेंसस की, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन ले रहे हैं आप, ये एज पर लास्ट सेंसस ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो एक लास्ट पॉइंट बचा है डेफिनेशन में समझने लायक, वो जब मैं कहता हूं कि जरा समझिएगा, इधर ही देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि मेरे 20 लाख की जो सिटी है इसके 8 के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। 8 के अंदर जो आ गया वो शहर है। मेरा गांव यहां पर है, ये उनका 8 किलोमीटर के बाहर है तो रूरल है। मैंने कहा ठीक, अभी लो इसको रूरल बना देते हैं, अभी लो इसको रूरल बना देते हैं। इनका यहां पर है, ठीक, 8 के बाहर करना है इसको। उनका ये लो, ये आया 8 किलोमीटर और यहां खत्म हो गया। बात समझ में आई आपको? ये 8 किलोमीटर यहीं खत्म हो गया। मैंने कहा ये देखो खत्म तो हो गया, उसके बाहर है। यानी कि जैसे एज ए जनरल रूल मैं आपसे बताऊं कि जैसे 2 पेट्रोल पंप हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल अगर मैं आपसे बताऊं कि पेट्रोल पंप, कोई भी पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस पे नहीं खुल सकते। लेकिन हमने तो देखा है कि पेट्रोल पंप आमने सामने खुले होते हैं, अगल बगल खुले होते हैं। वो 2 किलोमीटर कैसे? वो कहते हैं कि 4 बाग में है, हजरतगंज से होके आ जाओ
फिर से वही चारबाग में, तो 2 किलोमीटर हो गया। और बगल में खोल दिया पेट्रोल पंप, ये लो कंडीशन पूरी होगी 2 किलोमीटर की। इसका मतलब बताया मैंने 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की धज्जियां उड़ा दी। तुम किलोमीटर किलोमीटर चिल्लाते रहे, मैंने कहा औक टहलाते हैं तुमको किलोमीटर। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस किलोमीटर का भी तोड़ निकाला, क्योंकि लोग यहां पर यही तो करते थे, घुमा फिरा के वहीं खड़ा कर देते जहां पे खड़ा होना था, घुमा फिरा के वहीं पे ले आते थे। वो कहते हो गया 8 किलोमीटर। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये हम निकालेंगे हवाई डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस ये होगी। यानी कि हम जमीन से जाएंगे ही नहीं 8 किलोमीटर, हम ऐसे ये मानेंगे जैसे चिड़िया उड़ रही है। ये लॉ में लिखा है, हम ऐसे मानेंगे जैसे चिड़िया उड़ रही है, और चिड़िया उड़ते उड़ते जो डिस्टेंस तय करेगी वो एरियल डिस्टेंस होती है, और जो एरियल डिस्टेंस होगी वो 8 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए अगर मेरी जमीन यहां पर है, तो कई बार ये जेन्युइन केस भी होता था। जैसे मान लो यहां पर जमीन का रास्ता गया ही घूम के है, कई बार तो मैं घुमा के ले जा रहा हूं, कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार रास्ता घूम के ही गया हुआ है। मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूं, गाड़ी का मीटर देखते हो 8 हो गया, मैंने कहा बस 8 के बाहर है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करी, हो सकता है रास्ता 8 का घूम के जा रहा हो, लेकिन आपको सीधे देखना है, ये 4 पे फंस जाएगा आपको। तो रास्ता कहां घूम के जा रहा है, रास्ते के पीछे नहीं भागना है, आपको एरियल डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की कहानी समझ में आई आपको। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया पढ़िए, क्या होता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। We can note from the above definition that only rural agricultural land in India are excluded from the purview of term capital asset. Hence, the urban agricultural land constitute the capital asset. ठीक है, Accordingly, the agricultural land situated within the limits of any municipality or cantonment board having a population of 10,000 or more will be considered as a capital asset, क्योंकि वो तो शहर है। Further, in any area within the distance or distance measured aerially, ये जो अब हम डिस्टेंस बताने जा रहे हैं, ये एरियली मेजर की जाएगी। Within the distance measured aerially not being more than 2 kilometer, यानी कि up to 2 kilometer from the local limits of any municipality or cantonment board referred to in item A, which has a population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh. ठीक है, दूसरा है not being more than 6 kilometer, up to 6 kilometer from the local limits of any municipality or cantonment board referred to in item A, which has a population of more than 1 lakh but not exceeding 10 lakh. Or not being more than 8 kilometer from the local limits of any municipality or cantonment board referred to in item A, which has a population of more than 10 lakh. कहने का मतलब सीधे से क्या निकल के आ रहा है, ये चीज आपको अल्टीमेटली ध्यान रखनी है। जो मैंने आपको इसे बना लेना, इसे याद रखने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इतना एरिया आपका अर्बन एरिया है और बाकी एरिया आपका रूरल एरिया है। ठीक है, इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन करेंगे रूरल और अर्बन पता करने के लिए। कैपिटल असेट की डेफिनेशन में जो सेक्शन 214 में आती है, उसमें लगभग सारी चीजें पूरी हो जाती हैं एक्सेप्ट 1। मैंने आपको शुरुआत की कुछ चीजें ध्यान दिलानी है, देखते हैं आपको याद आती हैं कि नहीं। आपको मैंने सेक्शन 9 कराया था, सेक्शन 9 में याद है आपको मैंने बताया था इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया आती है, और मैंने इसमें यह भी पढ़ाया था कि अगर कोई कैपिटल असेट जो इंडिया में लोकेटेड है वो ट्रांसफर होती है, दुनिया का कोई आदमी ट्रांसफर करे, कहीं से ट्रांसफर करे, तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया। और बताइए किसी भी कंपनी के शेयर्स कहां सिचुएटेड होते हैं,
जहां वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। याद आया वोडाफोन का एक केस किया था हमने। मैंने कहा था कि अगर इंडिया की कंपनी के शेयर बिकते, भले फॉरेनर बेचता, फॉरेन में बैठ के बेचता, लेकिन इंडिया की कंपनी के शेयर बेचता, तो वो इंडिया में टैक्स देता। ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा केस ध्यान दिला देता हूं। वोडाफोन वाला क्या था, यहां पर एक हांगकांग की कंपनी थी और उस कंपनी ने क्या किया था, सीजीपी कंपनी मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट किया था और मॉरिशस की कंपनी ने इंडिया में हज में इन्वेस्टमेंट किया था। याद आया कुछ? और फिर एक दूसरी कंपनी थी वोडाफोन, और वोडाफोन को इंडिया में हज का बिजनेस खरीदना था, लेकिन वोडाफोन हज का बिजनेस अगर खरीदता तो इससे कहां से खरीद सकता था, मॉरिशस से। लेकिन अगर मॉरिशस से इंडिया के शेयर खरीदता तो टैक्स कहां लग जाता, इंडिया में, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहा है। तो वोडाफोन ने क्या किया था, हांगकांग कंपनी से इसके शेयर खरीद लिए थे और ये शेयर तो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, तो टैक्स मॉरिशस में लगने लगा था। बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करी थी। क्या अमेंडमेंट करी थी कि इवन मॉरिशस कंपनी के शेयर भी इंडिया में लोकेटेड माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉरिशस कंपनी के शेयर की वैल्यू इंडियन बिजनेस की वजह से बढ़ रही है। मॉरिशस कंपनी के शेयर की वैल्यू इंडियन बिजनेस की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि मॉरिशस कंपनी को बिजनेस नहीं कर रही थी, वो तो बेकार कंपनी थी। तो इसकी कंपनी की वैल्यू इसके शेयर की वजह से बढ़ रही। तो देयरफॉर जो है हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भैया ये भी इंडिया में ही लोकेटेड माना जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जो मॉरिशस की कंपनी में जो राइट था, एक्चुअली हुआ क्या था, हांगकांग कंपनी ने मॉरिशस की कंपनी के शेयर बेचे थे और इशू ये था कि मॉरिशस की कंपनी के शेयर इंडिया में लोकेटेड नहीं है। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी थी कि नहीं भैया, मॉरिशस की कंपनी के शेयर भी इंडिया में ही लोकेटेड माने जाएंगे। लेकिन क्या ये जो मॉरिशस की कंपनी में राइट है, ये जो शेयर है, क्या ये भी असेट होती है कि नहीं होती है? डेफिनेटली ये भी एसेट होती है। तो इस वजह से इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए पेज नंबर 74 पे एक एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट की गई थी। ये एक्सप्लेनेशन 3 वोडाफोन की जजमेंट की वजह से आई थी। पेज नंबर 74 पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो आई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ वोडाफोन जजमेंट। इसमें क्या था, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी में शामिल होगा, एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट इन और इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट व्हाटसोएवर। यानी कि राइट, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ऊपर प्रॉपर्टी लिखा था ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या बता दिया, प्रॉपर्टी में राइट भी आ जाएगा इन और इन रिलेशन टू द इंडियन कंपनी। मतलब हमने क्या मान लिया था कि हांगकांग कंपनी ने जब मॉरिशस कंपनी के शेयर बेचे, हांगकांग कंपनी ने मॉरिशस कंपनी के शेयर बेचे, उससे क्या हुआ, उससे इंडियन कंपनी में जो हांगकांग का राइट था वो बिक गया। बेचा इसके शेयर थे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, उस शेयर के बिकने की वजह से इसकी ओनरशिप इसके पास पहुंच गई थी, कंट्रोल इसके पास पहुंच गया था। तो हमने कहा कि हांगकांग कंपनी ने जब मॉरिशस के शेयर बेचे, उससे जो इंडियन कंपनी में राइट है वो राइट ट्रांसफर हो गया। तो इस राइट को, हांगकांग कंपनी का जो इंडियन कंपनी में राइट है, इस राइट को क्या बना दिया, कैपिटल एसेट। और हमने कहा इसको ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट जो हुई थी, लेकिन उस टाइम पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। यहां तक क्लियर है? इंडिया में जो कैपिटल एसेट होती है, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जो आपने सेक्शन 214 में करी है, इसको
सेक्शन 214 में डिफाइन किया है, इसको प्रॉपर करिएगा। आज हम और नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, बस इसको प्रॉपर रिवाइज करिएगा, क्योंकि अगली क्लास में भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगा। अगली क्लास में भी आज भी आपका कोई होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में भी नहीं होगा, लेकिन इससे ये होगा कि अभी जो चैप्टर का बेसिक है वो आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कैपिटल असेट और दूसरी ट्रांसफर। इसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, ये दो चीजें अच्छे से समझने के बाद में फिर ये चैप्टर मैं बड़ा स्मूथली आपके साथ में लेके चलूंगा। क्योंकि है क्या, इस चैप्टर में टैक्स प्लानिंग बहुत है, छोटी छोटी चीज के ऊपर फिर यहां मार दिया, फिर वहां टैक्स पैसा मार दिया, फिर यहां टैक्स चुरा लिया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत है। और यहां से टैक्स प्लानिंग भरी पड़ी है, अगर आप इस चैप्टर में सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा इकट्ठा, चूंकि थ्योरी पोर्शन है शुरुआत में 2 क्लासेस में, तो उसको मैं इकट्ठा एक ही क्लास में नहीं करा रहा, क्योंकि फिर वो ओवरबर्डन होने लगेगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ और थ्योरी की चीजें उनको हम समझेंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें आप, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी पकड़ बना ली तो आपको पढ़ने में मजा आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।